अब हम स्टार्ट करते हैं पेज 647 से सेक्शन 3 रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें है द मेल एंड फीमेल जेनिटल होमोलॉग्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें अनडिफ्रेंशिएटेड है। अनडिफ्रेंशिएटेड में सबसे ऊपर जेनिटल टुबरकल है, फिर जेनिटल ग्रूव है, फिर उसके बाद इसमें यूरोजेनिटल फोल्ड है, फिर यूरोजेनिटल साइनस है, फिर लेबियो सेक्रोटल स्वेलिंग है। तो इसकी जो है वो डिफ्रेंशिएशन हो सकती है इनटू द फीमेल एंड इनटू द मेल। फीमेल में हो तो क्लिटोरिस है, फिर उसके बाद ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, फिर ओपनिंग ऑफ विजाइना, फिर लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डिफ्रेंशिएशन जो है वो मेल में भी हो सकती है। तो इसमें ग्लैंस पेनिस है, पेनाइल यूरेथ्रा और फिर स्क्रोटम। उसके बाद इसी को उन्होंने साइड व्यू से शो किया हुआ है। फीमेल में फ्लॉपियन ट्यूब्स हैं और ओवरी है और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेकस, क्लिटोरिस और यहाँ पे विजाइना, फ्लॉपियन ट्यूब, किडनीज। तो यहाँ पे इसी की जो डिवीजन है वो हो रही है मेल में। तो वहाँ पे किडनीज और यूरेटर्स और टेस्टिस निकल है डक्टस डिफरेंस और यूरेकस, यूरिनरी ब्लैडर और ग्लैंस पेनिस और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है जो आगे यूरेकस में और यूरिनरी ब्लैडर में कन्वर्ट हो रहा है, ये लैंटोइस होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वेजिकल पार्ट, पेल्विक पार्ट और फैलिक पार्ट। और इसके जो एंटीरियरली होता है वो जेनिटल टुबरकल होता है। इसके पोस्टेरली जो होता है वो रेक्टम होता है। इन पार्ट्स को मिला के वेजिकल पार्ट, पेल्विक पार्ट और फैलिक पार्ट को मिला के यूरोजेनिटल साइनस बनता है। इसके बाद उन्होंने यहीं पे ये शो किया हुआ है कि यहाँ पे एक जेनिटल टुबरकल है। अगर जेनिटल टुबरकल पे एस्ट्रोजन एक्ट कर दे तो फिर ये ग्लैंस क्लिटोरिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इस पर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट कर दे तो ये ग्लैंस पेनिस में कन्वर्ट होगा। जेनिटल टुबरकल को अगर इसी तरह एस्ट्रोजन एक्ट कर दे तो वेस्टिबुलर बल्ब्स, और दूसरी तरफ है द कॉर्पस कैवर्नोसम एंड स्पॉन्जियोसम, कैवर्नोसम एंड स्पॉन्जियोसम। उसके बाद यूरोजेनिटल साइनस से भी 3 स्ट्रक्चर्स निकले। जेनिटल टुबरकल से 2 स्ट्रक्चर्स निकल रहे थे, एक ग्लैंस क्लिटोरिस और वेस्टिबुलर बल्ब्स जो फीमेल में, और ग्लैंस पेनिस और कॉर्पस कैवर्नोसम एंड स्पॉन्जियोसम इन मेल्स है। यूरोजेनिटल साइनस से जो है वो 2 स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। तो यहाँ पे एक है द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स डेट इज ऑफ बार्थोलिन। एक ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है जिसको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स भी कहते हैं। और मेल में है द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ कॉपर। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और बार्थोलिन एंड ऑफ कॉपर। उसके बाद आता है द यूरोजेनिटल साइनस। इसमें यूरेथ्रल एंड द पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ स्किन। ठीक है, यूरेथ्रल एंड द पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ स्किन, और दूसरी तरफ है द प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद यूरोजेनिटल फोल्ड्स है। यूरोजेनिटल फोल्ड से बनता है लेबिया मिनोरा इन फीमेल्स, और मेल्स में बनता है वेंट्रल शेफ्ट ऑफ पेनिस दैट इज द पेनाइल यूरेथ्रा। लेबियो सेक्रोटल स्वेलिंग है, अगर इस पर एस्ट्रोजन कर तो लेबिया मेजोरा, और अगर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन तो फिर सेक्रोटम। द कॉन्जेनिटल पेनाइल एबनॉर्मेलिटीज इसमें 2 आती हैं, एक हाइपोस्पाडियास और एक एपिस्पाडियास। तो ये जो हाइपोस्पाडियास इसमें एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द पेनाइल यूरेथ्रा ऑन वेंट्रल दैट इज अंडर सरफेस ड्यू टू द फेलियर ऑफ यूरेथ्रल फॉल्ड्स टू फ्यूज है। ये यूरेथ्रल फॉल्ड्स के फ्यूज़ ना होने की वजह से एबनॉर्मेलिटी हो रही होती है। और इसमें जो नॉर्मल ओपनिंग है उससे जो है वो अंडर सरफेस यानी उससे बिलो जो है वो पेनाइल यूरेथ्रा की ओपनिंग हो रही होती है। इसको हम कहते हैं वेंट्रल या फिर अंडर सरफेस। ये वेंट्रल या अंडर सरफेस पे पेनाइल यूरेथ्रा की ओपनिंग हो रही होती है, और इसकी रीज़न ये बनती है कि यूरेथ्रा फॉल्ड्स फ्यूज़ नहीं हो रहे। हाइपोस्पाडियस इज मोर कॉमन देन एपिस्पाडियस। ये ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू एपिस्पाडियस, एसोसिएटेड विद इंग्वाइनल हर्निया, क्रिप्कोटिडिज्म। इसमें ये होता है कि जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो रहे होते। और एक कोडी में है द डाउनवर्ड और द अपवर्ड बेंडिंग ऑफ पेनिस कैन बी सीन इन द 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। इसके बाद हम देखते हैं एपिस्पाडियस एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द पेनाइल यूरेथ्रा ऑन द डोर्सल यानी टॉप सरफेस ड्यू टू द फॉल्टी पोजीशनिंग ऑफ द जेनिटल टुबरकल। जेनिटल टुबरकल की फॉल्टी ओपनिंग से, फॉल्टिंग लोकेशन से जो है वो एपिस्पाडियस हो रहा होता है, और इसमें जो ओपनिंग है वो पेनाइल यूरेथ्रा की डोर्सल सरफेस पर हो रही है। एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर इज एसोसिएटेड विद द एपिस्पाडियास। इस एक्सट्रॉफी में ये होता है कि ब्लैडर जो है वो फीटस से बाहर फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें सही से यूरिन भी स्टोर नहीं हो रहा होता और इसका फंक्शन भी ठीक से नहीं हो रहा होता। उसके बाद आता है द डिसेंट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। तो इसमें जो है वो 2 आते हैं, एक है गुबर्नाकुलम और एक है द प्रोसेसस वेजाइनालिस।
गुबर्नाकुलम जो है वो एक बैंड ऑफ फिब्रस टिश्यू है, जबकि प्रोसेसस वजाइनालिस जो है वो इवेजिनेशन ऑफ पेरिटोनियम यानी कि पेरिटोनियम ही की एक एक्सटेंशन है। तो ये जो गुबर्नाकुलम है ये बैंड ऑफ फिब्रस टिश्यू है। इसने मेल में जो है वो एंकोर्स टेस्टिस विद इन स्क्रोटम, इसने मेल में स्क्रोटम के अंदर जो है वो टेस्टिस को रखना होता है। फीमेल में इसने ओवेरियन लिगामेंट प्लस राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, दो लिगामेंट्स बनाने हैं, एक ओवेरियन लिगामेंट और एक राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। प्रोसेसस वजाइनालिस जो है वो पेरिटोनियम की एक एक्सटेंशन है। इसने टूनिका वजाइनालिस बनाना है। परसिस्टेंट पैटर्न प्रोसेसस वजाइनालिस कैन लीड टू हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इज द स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम। इसमें जो है वो फ्लूइड की एकोमुलेशन हो जाती है ना थिन सैक डेट सराउंड्स द टेस्टिस। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। तो ये हो रही होती है अगर प्रोसेसस वजाइनालिस जो है वो परसिस्टेंट रहे। इसने टूनिका वजाइनालिस को बनाना है। और प्रोसेसर वजाइनालिस जो फीमेल में है वो उसने ऑब्लिटरेट हो जाना है। तो गुबर्नाकुलम ने फीमेल में ऑब्लिटरेट नहीं होना और ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बनाना है। और प्रोसेसर वजाइनालिस ने फीमेल में ऑब्लिटरेट हो जाना है, जबकि मेल में से टूनिका वजाइनालिस बनाना है। लेकिन अगर प्रोसेसर वजाइनालिस जो है वो पैटर्न रहेगा, ऑब्लिटरेट नहीं होगा, तो ये हाइड्रोसील तक पहुंचा सकता है। उसके बाद आता है द रिप्रोडक्टिव एनाटमी। ठीक है, यहाँ से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी स्टार्ट होती है। सबसे पहले इसमें देखते हैं गोनेडल ड्रेनेज कि कौन सी वेन्स हैं जो गोनाड्स का ड्रेनेज कर रही होती हैं। सबसे पहले इसमें है लेफ्ट ओवरी और टेस्टिस। तो ये जाएंगे सबसे पहले लेफ्ट गोनाडल वेन में, वहाँ से जाएंगे लेफ्ट रीनल वेन में और फिर इन्फीरियर वेना केवा में। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट गोनेडल वेन ने इन्फीरियर वेना केवा में जाने से पहले लेफ्ट रीनल वेन में भी जाना होता है, जबकि राइट ओवरी या टेस्टिस ने राइट गोनेडल वेन में जाकर डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाना है। बिकॉज द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंटर्स द लेफ्ट रीनल वेन एट द 90 डिग्रीज एंगल, फ्लो इज लेस लेमिनर ऑन लेफ्ट साइड दैन ऑन द राइट साइड। इसमें ये होता है कि जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है वो लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होता है इन द 90 डिग्रीज एंगल, जिसकी वजह से जो लेमिनर फ्लो यानी स्मूथ फ्लो जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वीनस प्रेशर जो है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द राइट वीनस प्रेशर। इट कैन लीड टू द वेरिकोसील मोर कॉमन। इसी वजह से वेरिकोसील जो है वो ज़्यादा कॉमन है ऑन द लेफ्ट साइड। वेरिकोसील में भी एकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है विद इन द स्क्रोटम। इसके बाद आता है द लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ओवरीज टेस्टिस और फंडस ऑफ यूट्रस, यानी कि गोनाड्स की और फंडस ऑफ यूट्रस की जो है वो पैरायोटिक लिम्फ नोड्स में ड्रेनेज है। बॉडी ऑफ यूट्रस, फंडस ऑफ यूट्रस के बाद आती है बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड द सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर, ये है द एक्सटर्नल आइलियक नोड्स, प्रोस्टेट, सर्विक्स एंड द कॉर्पस कैवर्नोसम, प्रॉक्सिमल वजाइना एंड द इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर, इंटरनल आइलियक नोड्स। उसके बाद आता है डिस्टल वजाइना, वल्वा, स्क्रोटम एंड डिस्टल एनस, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, क्लिटोरिस एंड द ग्लैंड्स पेनिस, डीप इंग्वाइनल नोड्स। तो सबसे पहले इसमें पैरायोटिक लिम्फ नोड्स हैं। पैरायोटिक लिम्फ नोड्स में है ओवरीज, टेस्टिस और फंडस ऑफ यूट्रस, फिर बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स और सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर, एक्सटर्नल आइलियक नोड्स। तो एक इसमें पैरायोटिक लिम्फ नोड्स हैं, एक इसमें एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड्स हैं, एक इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स हैं, एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स हैं, एक डीप इंग्वाइनल नोड्स हैं। इसमें 5 ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स हैं। तो प्रोस्टेट ये भी पी से है, प्रॉक्सिमल वजाइना भी पी से, इसमें सर्विक्स और कॉर्पस कैवर्नोसम और इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर, तो ये इंटरनल आइलियक नोड्स हैं। उसके बाद जो इसमें डिस्टल वजाइना, वल्वा, स्क्रोटम और डिस्टल है ना, सारा जो डिस्टल होगा पार्ट वो सारा सुपरफिशियल डिस्टल पार्ट है, लेकिन इसने ट्रेन होना है सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स में। और क्लिटोरिस और ग्लैंड्स वाले जो लास्ट पार्ट्स हैं इन्होंने डीप इंग्वाइनल नोड्स में जो है वो ट्रेन होना है। इसके बाद इस डायग्राम में इन्होंने इंफीरियर वेना कैवा शो की हुई है और यहाँ पे लेफ्ट रीनल वेन शो की हुई है और यहाँ पे शो किया हुआ है कि टेस्टिकुलर वेन्स जो हैं वो किस तरह से लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन हो रही है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। और यहाँ पे पैन पिनिफॉर्म प्लेक्सिस भी शो किया हुआ है जो टेस्टिस से निकल रहा है। इसके बाद आता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटमी। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं ऑफ द यूट्रस, दैट इज द पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और फिर एंडोमेट्रियम।
इसके बाद ये जो फ्लोपियन ट्यूब्स है इसके पार्ट्स जो किए हुए हैं, एक स्टमस होता है, एक एम्पूला होता है, फिर इनफंडिबुलम होता है और लास्ट में फिम्ब्रियाई होता है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने यूट्राइन फंडस, सबसे ऊपर यूट्राइन फंडस है, फिर यूट्राइन बॉडी है, इसके यूट्राइन बॉडी के इंफीरियरली यूट्राइन कैविटी है, फिर यूट्राइन स्टमस जो है वो एक साइड्स पे जो है वो यूट्राइन स्टमस है। फिर उसके बाद जो सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल है, उसका इंटरनल ऑस है, इंटरनल ऑस जो है वो इंटरनल ऑरिफिस ऑफ द सर्वाइकल कैनाल है, जबकि एक्सटर्नल ऑस जो है वो सर्वाइकल ऑस की एक्सटर्नल ओपनिंग है। उसके बाद आता है सर्विक्स, एक्सटर्नल ऑरिफिस के बाद सर्विक्स आता है और उसके बाद है विजाइना। तो यहाँ पे ओवरी शो की हुई है, ओवरी से निकलने वाली जो ट्यूब है वो फ्लोपियन ट्यूब है। और यहाँ पे कुछ वेजल्स भी शो किए हुए हैं, कुछ यूट्राइन वेजल्स हैं और जो विजाइना पे लग रहे हैं वो विजाइनल आर्टरी है, यूट्राइन वेजल्स एंड विजाइनल आर्टरी। इसके बाद आता है ये फ्लोपियन ट्यूब, जो दूसरी डायग्राम में आता है तो यहाँ पे भी फ्लोपियन ट्यूब शो की हुई है, ये ओवरी है और इसके साथ जो लिगामेंट्स हैं वो शो किए हुए हैं। तो ओवेरियन लिगामेंट है, जो ओवरी को लगा होगा वो ओवेरियन लिगामेंट है। एक तरफ ये ओवरी को लगा है, दूसरी तरफ ये यूट्रस को लगा हुआ है। उसके बाद इसमें एक राउंड लिगामेंट है, तो राउंड लिगामेंट जो है वो यूट्रस को लगा होगा। और इसमें जो एक मीजोसेल्पिंग्स जो है ये येलोइश स्ट्रक्चर है और इस येलोइश स्ट्रक्चर को मीजोसेल्पिंग्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, और मीजोसेल्पिंग्स ऑफ मीजोवेरियम ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट और मीजोमेट्रियम ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। इस येलोइश स्ट्रक्चर को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि ये कहाँ से ड्राइव हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये मीजोसेल्पिंग्स जो है ये ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट है जो फ्लोपियन ट्यूब से निकल रहा है, और उसके बाद जो मीजोवेरियम है वो ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट है जो ओवरी के करीब है, और मीजोमेट्रियम जो है वो ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट है जो यूट्रस के करीब है। तो ये सेल्पिंग्स कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब को, इस वजह से ये मीजोसेल्पिंग्स यानी फ्लोपियन ट्यूब के करीब वाला पार्ट, मीजोवेरियम यानी ओवरी के करीब वाला पार्ट और मीजोमेट्रियम यानी कि यूट्रस के करीब वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट जो हैं ये ब्रॉड लिगामेंट के हैं। इसके बाद एक लिगामेंट रह जाता है, इसको हम कहते हैं फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ये वो लिगामेंट है जो ओवरी से भी बियॉन्ड जा रहा होगा। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ ओवेरियन वेजल्स ये हुए हैं जो ओवरी में जो है वो एंड अप हो रहे हैं, और फ्लोपियन ट्यूब्स हमने देख लिया, ओवेरियन लिगामेंट देख लिया जो ओवरी तक जा रहा है, यूट्रस से ओवरी तक जा रहा है, राउंड लिगामेंट यूट्रस से निकल रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिगामेंट्स का बताया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने हमें 6 लिगामेंट्स बताए हुए हैं। एक है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो ये 6 लिगामेंट्स को हम याद रख सकते हैं, BORI बोरी, CU बोरिकू से हम इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट है, ये क्या करेगा, ये ओवरी टू लेटरल पेल्विक वॉल, इसने ओवरी को लेटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट करना होता है। इसके अंदर जो है वो ओवेरियन वेजल्स होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी भी कहते हैं। ओवेरियन वेजल लाइगेशन ड्यूरिंग ओफोरेक्टमी रिस्क डैमेजिंग द यूरेटर। इसके अंदर क्योंकि ओवेरियन वेजल्स होते हैं, तो अगर हम ओवेरियन वेजल लाइगेशन करेंगे ड्यूरिंग ओफोरेक्टमी यानी ओवरी के रिमूवल के दौरान जब हम ओवेरियन वेजल लाइगेशन करेंगे तो उससे यूरेटर भी डैमेज हो सकता है। इसके बाद आता है ओवेरियन लिगामेंट, ये ओवरी टू यूट्राइन हॉर्न, ठीक है, इसने यूट्रस के हॉर्न के साथ ओवरी को अटैच करना है। डेरिवेटिव ऑफ गुबर्नाकुलम, ये गुबर्नाकुलम का डेरिवेटिव है। हमने गुबर्नाकुलम को देखा था जो कि एक बैंड ऑफ फिब्रस टिश्यू है, और इसमें जो है वो इसमें से निकल रहा था एक ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, और मेल में निकल रहे थे टेस्टिस विद इन स्क्रोटम। प्रोसेसस वेजाइनालिस जो है वो फीमेल में बिल्कुल ही ऑब्लिटरेट हो जाएगा, लेकिन मेल में ये टूनिका वेजाइनालिस बनाएगा। और अगर पैटर्न प्रोसेसस वेजाइनालिस जो है वो परसिस्टेंट रहे, पैटर्न रहे, तो फिर हाइड्रोसील हो सकता है। तो इसके बाद हमने देखा जो ओवेरियन लिगामेंट है वो डेरिवेटिव ऑफ गुबर्नाकुलम है, ये ओवरी को यूट्राइन हॉर्न के साथ अटैच करेगा।
राउंड लिगामेंट, ये यूट्राइन हॉर्न टू लेबिया मेजोरा अटैच करेगा। राउंड लिगामेंट भी हमने देखा कि ये यूट्राइन हॉर्न से निकलेगा और लेबिया मेजोरा तक जाएगा। इट ट्रेवल्स थ्रू द इंक्वाइनल कैनाल, इट इज़ आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ गुबर्नाकुलम, ये भी डेरिवेटिव ऑफ गुबर्नाकुलम है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन ये ट्रैवल करेगा इंक्वाइनल कैनाल के थ्रू। उसके बाद आता है ब्रॉड लिगामेंट, ये यूट्रस को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ अटैच करेगा। इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट ने ओवरी को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ अटैच किया था, जबकि ब्रॉड लिगामेंट जो है उसने यूट्रस को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ अटैच करना है। इसमें जो स्ट्रेचेस हैं वो हैं ओवरी, फ्लॉपियन ट्यूब और राउंड लिगामेंट। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कंप्राइजिंग द मीजोमेट्रियम, मीजोवेरियम एंड मीजोसेल्पिंग्स, इसमें जो है वो एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम भी आता है। ब्रॉड लिगामेंट के हमने 3 पार्ट्स देखे थे, उसमें मीजोमेट्रियम, मीजोवेरियम और मीजोसेल्पिंग्स हैं। तो इसने यूट्रस को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ अटैच करना है। इसके अंदर ओवरी, फ्लॉपियन ट्यूब और राउंड लिगामेंट आता है। राउंड लिगामेंट जो है वो डेरिवेटिव ऑफ गुबर्नाकुलम है और ये इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ट्रैवल करता है। ओवेरियन लिगामेंट भी गुबर्नाकुलम का डेरिवेटिव है। कार्डिनल लिगामेंट सर्विक्स को लेटरल पेल्विक वॉल, कार्डिनल भी सी से है, सर्विक्स भी सी से है, तो कार्डिनल लिगामेंट ने सर्विक्स को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ अटैच करना है। इसके अंदर होते हैं यूट्राइन वेजल्स, कंडेंसेशन एट द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, कंडेंसेशन एट द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, इसके जो कंडेंसेशन हुई होगी एट द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, यूट्राइन वेजलाइजेशन ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी रिस्क डैमेजिंग द यूरेटर। तो अगर हम जो है वो यूट्राइन वेजल्स की लाइगेशन करें जो कि कार्डिनल लिगामेंट के अंदर होते हैं और ये हमें करनी पड़ती है ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी यानी यूट्रस के रिमूवल के दौरान, तो उससे भी यूरेटर डैमेज हो सकता है। फिर एक आखिरी लिगामेंट है जिसको हम कहते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये सर्विक्स को सैक्रम से अटैच करेगा। नाम इसका यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, लेकिन इसने जो है वो सर्विक्स को सैक्रम से अटैच करना होता है। इसके बाद आता है दी एटनेक्सल टॉरियन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्विस्टिंग ऑफ द ओवरी एंड फ्लॉपियन ट्यूब अराउंड द फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट एंड द ओवेरियन लिगामेंट, इन फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के इर्द गिर्द या फिर ओवेरियन लिगामेंट के जो अराउंड जो है वो फ्लॉपियन ट्यूब या ओवरी की ट्विस्टिंग हो जाना, विच रिजल्ट्स इन कंप्रेशन ऑफ ओवेरियन वेजल्स इन द इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, कि उसकी वजह से जो इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट है उसके अंदर जो ओवेरियन वेजल्स हैं उनकी कंप्रेशन हो जाएगी, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक एंड वीनस आउटफ्लो, और फिर जो है वो वीनस और लिम्फेटिक आउटफ्लो नहीं हो सकेगा। कॉन्टीन्यूड आर्टीरियल परफ्यूजन, लेकिन आर्टीरियल परफ्यूजन होती रहेगी जिसकी वजह से ओवेरियन अडीमा हो जाएगा। कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ आर्टीरियल इनफ्लो, और उसके बाद जो है वो आर्टीरियल फ्लो भी रुक जाएगा, उसकी भी ब्लॉकेज हो जाएगी। फिर नेक्रोसिस और लोकल हेमोरेज, इट इज़ एसोसिएटेड विद ओवेरियन मैसेज, इसमें ओवेरियन मैसेज भी बन सकते हैं। प्रेजेंट्स विद एक्यूट पेल्विक पेन, एकदम से उठने वाली पेल्विक पेन होगी। एडनेक्सल मैस भी महसूस होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, और इट इज़ द सर्जिकल इमरजेंसी। इसके बाद आता है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, या डायग्राम में भी हमने देखा है कि ट्विस्टिंग हुई हुई है, इसमें ओवरी की या फ्लॉपियन ट्यूब की ट्विस्टिंग हो जाती है अराउंड इनफंडिबुलो पेल्विक या फिर ओवेरियन लिगामेंट के इर्द गिर्द, जिनके अंदर ओवेरियन वेजल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंप्रेशन होती है, तो लिम्फेटिक और वीनस आउटफ्लो जो है वो रुक जाएगा, लेकिन आर्टीरियल परफ्यूजन होती रहेगी जिसकी वजह से ओवेरियन एडीमा हो जाएगा। उस एडीमा की वजह से फिर आर्टीरियल भी ब्लॉकेज हो जाएगा, आर्टीरियल फ्लो का भी ब्लॉकेज हो जाएगा, फिर नेक्रोसिस और लोकल हेमोरेज हो जाएगा। इसमें मैसेज भी हो सकते हैं, ओवेरियन मैसेज हो सकते हैं, एक्यूट पेल्विक पेन होगी, एडनेक्सल मैस होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। इसके बाद आता है द पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें हर्निएशन होगी, प्रोलैप्स होगा ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स टू और बियॉन्ड दी वेजाइनल वॉल्स, ठीक है। इसमें ये होगा कि जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनकी हर्निएशन हो जाएगी वेजाइनल वॉल्स से बियॉन्ड, या फिर वेजाइनल वॉल्स में आती है इंटीरियर और पोस्टीरियर या फिर अपेक्स, अपेक्स वेजाइनल की वॉल्स या फिर अपेक्स से बियॉन्ड अगर पेल्विक ऑर्गन्स की हर्निएशन हो जाए तो इसको कहते हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। इट इज़ एसोसिएटेड विद मल्टीपैरिटी, मल्टीपैरिटी के साथ एसोसिएटेड है। इंक्रीज एज एंड ओबिसिटी, प्रेजेंट्स विद पेल्विक प्रेशर एंड बल्जिंग सेंसेशन, प्रेशर होगा, बल्जिंग सेंसेशन होगी, टिश्यू प्रोट्रूजन फ्रॉम दी वजाइना, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, कॉन्स्टिपेशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन।
एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, ठीक है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स होता है, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स होता है और एक एपिकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स होता है। अगर एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना के थ्रू हर्निएशन हो रही है तो एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स होगा। अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना के थ्रू हर्निएशन हो रही है तो फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स होगा। अगर वजाइनल अपेक्स के थ्रू हो रही है तो फिर वो एपिकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स। इसमें ब्लैडर आएगा सिस्टोसील और मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स है। इसमें हमें ब्लैडर नज़र आएगा, इसको हम सिस्टोसील भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स क्योंकि पोस्टीरियरली रेक्टम लोकेटेड होता है, रेक्टोसील और द स्मॉल बॉबल एंटेरोसील। और इसके बाद आता है एपिकल कंपार्टमेंट और प्रोलैप्स है। एपिकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स में यूट्रस है, सर्विक्स और वजाइनल वॉल्ट है। यूट्राइन प्रोसीडेंशिया, हर्निएशन इन्वॉल्विंग ऑल थ्री कंपार्टमेंट्स है। अगर तीनों कंपार्टमेंट्स के जरिए हर्निएशन हो रही हो तो इसे कहते हैं यूट्राइन प्रोसीडेंशिया, यूट्राइन प्रोसीडेंशिया। इसके बाद आता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियल हिस्टोलॉजी, यानी कि डिफरेंट फीमेल स्ट्रक्चर्स में कौन सी एपिथेलियम लगी होगी। वल्वा में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, वजाइना में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लेकिन नॉन कैराटिनाइज्ड है। एक्टो सर्विक्स में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम नॉन कैराटिनाइज्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन वो है जिसमें स्क्वामो कलमनर जंक्शन होता है। मोस्ट कॉमन एरिया फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड देयरफॉर इट इज सैंपल्ड इन पैप टेस्ट। सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा स्क्वामो कलमनर जंक्शन में होता है और इसको ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं और ये एक्टो सर्विक्स के बाद आता है और ये मोस्ट कॉमन एरिया फॉर सर्वाइकल कैंसर है। इसी वजह से पैप टेस्ट के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को चेक करने के लिए भी हम यहीं से सैम्पलिंग करते हैं। एंडो सर्विक्स, सिंपल कलमनर एपिथेलियम। अब यहाँ पे एक्टो सर्विक्स में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम था, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में फिर स्क्वामो कलमनर जंक्शन आया और एंडो सर्विक्स में फिर सिंपल कलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया। यूट्रस में सिंपल कलमनर एपिथेलियम with long tubular glands in the proliferative phase, coiled glands in the secretory phase। यूट्रस में भी जो है वो सिंपल कलमनर एपिथेलियम ही होता है लेकिन इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो जो है वो फेसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अगर प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है तो वो लॉन्ग टब्यूलर ग्लैंड्स होंगे और अगर सिक्रीटरी फेज चल रहा है तो वो कोइल्ड ग्लैंड्स बन जाएंगे। फ्लोपियन ट्यूब में भी सिंपल कलमनर एपिथेलियम लेकिन इसमें सीलिया भी होता है तो ये सीलिएटेड होती है। ओवरी आउटर सरफेस, सिंपल कबॉइडल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम कवरिंग सरफेस ऑफ ओवरी। तो इसमें जो है वो सिंपल कबॉइडल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम कवरिंग सरफेस ऑफ ओवरी। इस तरीके से हमें सारी की सारी एपिथेलियम का पता चल गया है कि कौन से स्ट्रक्चर पर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस थी, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैराटिनाइज्ड, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैराटिनाइज्ड, फिर उसके बाद स्क्वामो कलमनर जंक्शन। इसके बाद से भी बदलनी शुरू हो जाएगी सिंपल कलमनर। यूट्रस में भी सिंपल कलमनर लेकिन ग्लैंड्स डिफरेंट होंगे। फ्लोपियन ट्यूब में सिंपल कलमनर लेकिन साथ सीलिया होगा और ओवरी में सिंपल कबॉइडल। मेल रिप्रोडक्टिव एनाटमी, तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे ब्लैडर है, ठीक है, फिर हमने देखा कि ब्लैडर के इंटीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस है और सिम्फाइसिस प्यूबिस के जो ऊपर से गुजर रहा है वो वास्ट डिफरेंस है और उससे जो ब्लैडर से जो ऊपर जा रहा है वो यूरेटर है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, उसके साथ जो है वो एपिडेडमिस है और यहाँ पे जो है वो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, एक यहाँ पे जो है प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट एक सेमिनल वेसिकल है और एक यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड कोपर है। इसके बाद यूरेथ्रा है, इसमें कॉर्पस कैवर्नोसम है, एपिडेडमिस, प्रीप्यूस और ग्लैंड्स। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर को प्रोमिनेंट करके दिखाया है टेस्टिस को। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ सेप्टा होते हैं, सेप्टा के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये जो सेप्टा हैं ये टूनिका एल्बुजिनिया पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है बिल्कुल एपिडेडमिस के साथ अटैच्ड होता है। एपिडेडमिस का एक हेड ऑफ एपिडेडमिस है और उसके बाद इसमें कुछ इफरेंट डक्टियूल्स हैं। इफरेंट डक्टियूल्स जहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के साथ मिल रहे होते हैं वहाँ पे हम कहते हैं रीटी टेस्टिस, इसको रीटी टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद इसकी जो इंफीरियर से जो निकल रही है वो है टेल ऑफ एपिडेडमिस और टेल ऑफ एपिडेडमिस के बाद इसको हम कहते हैं वास्ट डिफरेंस। इसके इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर शो किया हुआ है कि सुपीरियर
डोर्सल वेन, सुपीरियर डोर्सल वेन, डोर्सल नर्व, यहाँ पे ये यूरेथ्रा है। फिर उसके बाद डीप आर्टरी है, ठीक है। डीप आर्टरी सबसे सबसे सेंटर में जो है वो डीप आर्टरी है। डीप आर्टरी के सराउंडिंग में जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। और कॉर्पस कैवर्नोसम जो है वो एक येलो कलर के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। फिर इस येलो कलर के स्ट्रक्चर को एक ब्लू कलर के स्ट्रक्चर ने कवर किया हुआ है, इसे हम कहते हैं डीप बक्स फेसिया। और फिर इस ब्लू कलर के स्ट्रक्चर को जो है वो एक ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर ने कवर किया हुआ है, इसको हम कहते हैं द सुपरफिशियल डार्टोस फेसिया। और सबसे ऊपर स्किन है, और इसके अंदर जो है वो एक सुपरफिशियल डॉर्सल वेन है। सुपरफिशियल डॉर्सल वेन जो है वो प्रेजेंट है सुपरफिशियल डार्टोस फेसिया में। फिर उसके बाद एक डॉर्सल नर्व है, जो डॉर्सल नर्व, डॉर्सल आर्टरी, डीप डॉर्सल वेन। यहाँ पे दो डॉर्सल नर्व्स और दो ही डॉर्सल आर्टरीज़ हैं, लेकिन डीप डॉर्सल वेन सिर्फ एक ही है। तो यूरेथ्रा जो है वो उसके एरिया जो स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो डीप आर्टरी के एरिया जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस कैवर्नोसम है, यूरेथ्रा के एरिया जो स्ट्रक्चर है वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। पाथवे फॉर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन, इसको याद रख सकते हैं 7 ऑफ निमोनिक के थ्रू। सबसे पहले इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होनी है। फिर एपिडेडमिस है जो उसके साथ बिल्कुल अटैच्ड होता है। फिर जो एपिडेडमिस से जो डक्ट निकलता है उसे हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं, वास्ट डिफरेंस आ जाएगा। फिर इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं, फिर एंड से कुछ भी नहीं है, नथिंग। फिर यूरेथ्रा एंड फिर पेनिस। उसके बाद हम आते हैं द जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द ब्लंट ट्रॉमा दैट इज़ अ मोटर व्हीकल कोलिजन। तो इसमें जो है वो जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा जो है उसमें 3 आते हैं, रीनल इंजरी, ब्लैडर इंजरी और यूरेथ्रल इंजरी। अगर जो रीनल इंजरी होती है यानी कि किडनी जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर पेशेंट जो है वो प्रेजेंट होगा विद ब्रोइसिस, फ्लैंक पेन और हिमातूरिया, यानी कि उसके यूरिन में जो है वो ब्लड आ रहा होगा, फ्लैंक में उसके पेन हो रही होगी और डिफरेंट उसको ब्रोइसिस हुए होंगे। इट इज़ कॉज्ड बाय द डायरेक्ट ब्लोज और द लोअर रिब फ्रैक्चर्स। इसके साथ में हम देखेंगे कि उसके जो लोअर रिब्स हैं उसमें भी फ्रैक्चर्स हुए हुए हैं, और डायरेक्ट ब्लोज जो है उससे भी ये चीज़ हो रही होती है। ब्लैडर इंजरी, ब्लैडर इंजरी जो है वो प्रेजेंट्स होगी विद हीमातूरिया, यानी कि ब्लड जो है वो यूरिन में आ रहा होगा। सुप्रा प्यूबिक पेन, सुप्रा प्यूबिक पेन जहाँ पे ब्लैडर लोकेटेड होता है वहीं पे पेन हो रही होगी। डिफ़िकल्टी वॉइडिंग, और जो है वो वॉइडिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही होगी। अब जो ब्लैडर इंजरी है उसके आगे 2 टाइप्स हैं, कि सुपीरियर ब्लैडर वॉल यानी कि डॉम इंजरी, और एक इंटीरियर ब्लैडर वॉल और नेक इंजरी। तो सुपीरियर ब्लैडर वॉल को हम डोम इंजरी भी कहते हैं, यानी कि जो ब्लैडर का डोम बना होता है वहाँ पे इंजरी हो गई है। तो ये तब होती है जब एक डायरेक्ट ट्रॉमा हो रहा हो टू द फुल ब्लैडर। अगर किसी वजह से फुल ब्लैडर को डायरेक्ट ट्रॉमा हो रहा हो तो उसकी वजह से सुपीरियर ब्लैडर वॉल इंजरी यानी कि डोम इंजरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट, ठीक है, ये सीट बेल्ट से होने वाली इंजरी है। इसके बाद है कि ये अब्रप्ट होगी, अब्रप्ट इंक्रीज इन द इंट्रावेजिकल प्रेशर, एकदम से जो है वो ब्लैडर के अंदर वाला प्रेशर एकदम से इंक्रीज होगा डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से, और डोम जो है वो रप्चर हो जाएगा। डोम जो है वो वीकस्ट पार्ट है। फिर इंट्रा पेरिटोनियल यूरिन एकोमलेशन, जब डोम रप्चर होगा तो फिर पेरिटोनियम के अंदर यूरिन की एकोमलेशन स्टार्ट हो जाएगी, पेरिटोनियल एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन। और फिर जब पेरिटोनियल की एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन होगी तो फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनाइन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं इंटीरियर ब्लैडर वॉल और नेक इंजरी। तो जो ब्लैडर के इंटीरियर वॉल है और नेक, उसका जो वॉल है उसके साथ ही उसकी नेक है, तो वहाँ पे अगर इंजरी हो जाए तो क्या होगा। ये इंजरी तब होती है जब कोई ना कोई पेल्विक फ्रैक्चर हो जाए। जब पेल्विक फ्रैक्चर होगा तो परफोरेशन बाय द बोनी स्पिक्यूल्स, पेल्विक फ्रैक्चर होगा तो फिर कुछ बोनी स्पिक्यूल्स बन जाएंगे, वो परफोरेशन करेंगे, तो उनकी परफोरेशन की वजह से फिर इंटीरियर ब्लैडर वॉल और नेक इंजरी हो सकती है। इसमें फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन एकोमलेशन होगा, यानी कि यूरिन एकोमलेशन अब पेरिटोनियम से भी बाहर होगा, यानी कि रेट्रोप्यूबिक स्पेस में होगा। अगर रेट्रोप्यूबिक स्पेस में यूरिन एकोमलेशन हो रही है तो हमें समझ आना चाहिए कि ये वाली इंजरी इंटीरियर ब्लैडर वॉल और नेक इंजरी है।
और इसकी वजह ये बनती है कि जब पेल्विक फ्रैक्चर्स हो जाता है तो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ब्रोकन बोन के स्पिक्यूल्स होते हैं उनकी परफोरेशन हो जाती है इनटू द इंटीरियर वॉल, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो ब्लैडर के इंटीरियर वॉल से जो है वो बाहर आ जाता है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियम में अकोमोलेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि रेट्रोप्यूबिक स्पेस में। इसके बाद आती है यूरेथ्रल इंजरी। यूरेथ्रल इंजरी ज़्यादातर मेल्स में होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होती है। प्रेजेंट्स विद ब्लड एट यूरेथ्रल मियाटस। यूरेथ्रल मियाटस में इसमें ब्लड आ रहा होता है और हिमातूरिया होता है, डिफ़िकल्टी अवॉइडिंग। यूरेथ्रल कैटेटराइजेशन इज़ रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बेशक डिफ़िकल्टी इन अवॉइडिंग हो रही होती है, लेकिन इसमें यूरेथ्रल कैटेटराइजेशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो नहीं करनी चाहिए इसमें। एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी, अब इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, एक एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी है और एक पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी है। एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी, एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी जो है उसमें ये होता है कि पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी। सबसे पहले इसमें पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी होगी, जिसकी वजह से जो बल्बर यानी स्पॉन्जी यूरेथ्रा है उसकी डिसरप्शन हो जाएगी और फिर एक स्क्रोटल हिमाटोमा बन जाएगा। इफ़ बक फेसिया इज़ टॉन, अगर बक फेसिया भी टॉन हो जाए तो फिर यूरिन जो है वो पेरिनियल स्पेस में आ जाएगा। अब एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी का डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने हमें शो किया हुआ है कि किस तरह से जो डीप पेनाइल यानी कि बक फेसिया है दोनों तरफ यहाँ पे एक बक फेसिया है, फिर वहाँ पे एक परफोरेशन ऑफ स्पॉन्जी यूरेथ्रा यानी रप्चर ऑफ बक फेसिया हो गया है। तो बक फेसिया के रप्चर की वजह से यूरिन जो है वो पेरिनियल स्पेस में आ सकता है। तो यूरिन पेरिनियल स्पेस में बक फेसिया के टॉन होने की वजह से आएगा, लेकिन इसमें जो एक स्क्रोटल हिमाटोमा है वो तो इसमें बन ही जाएगा। स्क्रोटल हिमाटोमा में ये होगा कि स्क्रोटम के अंदर ब्लड आ जाएगा। स्क्रोटम के अंदर ब्लड इसलिए आएगा क्योंकि स्पॉन्जी यूरेथ्रा की परफोरेशन हो रही होगी। तो जब स्पॉन्जी यूरेथ्रा की परफोरेशन हो जाए तो ब्लड जो एक स्क्रोटम के अंदर एक हीमाटोमा बन जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी, इसकी रीज़न बनती है पेल्विक फ्रैक्चर। पेल्विक फ्रैक्चर जिस तरह से इंटीरियर ब्लैडर वॉल और नेक इंजरी की रीज़न बन रही थी, इस तरह से पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी के पीछे भी पेल्विक फ्रैक्चर ही रीज़न बनती है। डिसरप्शन होगी एट दी पल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन, वीकेस्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे उन्होंने टॉन पल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन शो किया हुआ है, ये असल में एक बल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन था। तो यहाँ पे इसको यहाँ से इसने टॉर्न हो जाना है, इसकी डिसरप्शन हो जानी है, ये वीकेस्ट पार्ट होता है। अगर कोई ट्रॉमा हो रहा है तो ये इजीली टॉर्न हो सकता है। यूरिन लीकेज इनटू द रेट्रोप्यूबिक स्पेस, तो इसमें भी जो यूरिन है वो रेट्रोप्यूबिक स्पेस में आने लगेगा और इसमें प्रोस्टेट जो है वो हाई राइडिंग हो जाएगा। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो प्रोस्टेट जो है वो एक में ऊपर को जा रहा है, जबकि एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी में प्रोस्टेट बिल्कुल ही इंटैक्ट है। तो हाई राइडिंग प्रोस्टेट अगर हम देखें हमें नज़र आ रहा है अल्ट्रासाउंड वगैरह में, तो वो चीज़ हमें पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी में मिलती है। ऑटोनॉमिक इनर्वेशन ऑफ द मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स, इसमें जो है वो 3 स्टेजेस आती हैं, एक है इरेक्शन, इमिशन और एक्सपोलियन। इरेक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है, तो इसमें जो है वो पेल्विक सप्लैंचनिक नर्व्स आती हैं S2 to S4, ठीक है। पेल्विक सप्लैंचनिक नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन। अब इसमें जो है वो जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है और एक इसमें नोरेपिनेफ्रीन है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ने साइक्लिक जीएमपी के लेवल को ज़्यादा कर देना है। साइक्लिक जीएमपी जो है वो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाता है, उससे वेजोडाइलेशन होगी और फिर प्रोजेक्टाइल यानी कि इरेक्शन होगी। नोरेपिनेफ्रीन ने क्या करना है कि इसने कैल्शियम की कंसनट्रेशन को ज़्यादा करना है। जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और ये एंटी रेक्टाइल है। इमिशन में जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल होता है। सिंपैथेटिक नर्व्स इसमें आती हैं हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स T11 to L2, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स T11 to T2। उसके बाद एक्सपल्जन जो है वो उसमें विजरल और सोमैटिक नर्व्स इन्वॉल्व हैं। विजरल और सोमैटिक नर्व्स में आती है पोडेंटल नर्व, विजरल और सोमैटिक नर्व्स में पोडेंटल नर्व। तो इसका निमोनिक है पॉइंट, स्क्वीज एंड शूट। तो पी से है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और स्क्वीज से है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
और एक्सपोलियन में जो विजरल एंड सोमैटिक नर्व्स हैं ये सोमैटिक नर्व्स हैं शूट से। S2 S3 S4 कीप द पेनिस ऑफ द फ्लोर। तो ये जो है ये इरेक्शन है और ये S2 S3 S4 से हो रही होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स पेल्विक सप्लैचनिक नर्व्स ये करवा रही होती हैं। इसके बाद हमने देखा कि फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स यानी कि सिल्डेनाफिल इन्होंने साइक्लिक जीएमपी के जो है वो ब्रेकडाउन को डिक्रीज़ कर देना है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर सिल्डेनाफिल है इसने CGMP के ब्रेकडाउन को डिक्रीज़ करना है। तो अगर इसके ब्रेकडाउन को हम डिक्रीज़ कर देंगे तो इसकी एकोमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और अगर ये ज़्यादा कंसनट्रेशन में बनेगा तो फिर इसकी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन भी ज़्यादा होगी, वेज़ोडाइलेशन भी ज़्यादा होगी और फिर इरेक्शन भी ज़्यादा देर तक रहेगी। तो इस वजह से सिल्डेनाफिल जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक इसमें स्पर्मेटोगोनिया है, सर्टोलाई सेल्स हैं और लैडिक सेल्स हैं। स्पर्मेटोगोनिया मेंटेन जर्म सेल पूल एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक तो इन्होंने जर्म सेल पूल को मेंटेन रखना है और दूसरा स्पर्मेटोगोनिया ही से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। इनकी लोकेशन ये है कि इन्होंने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को लाइन करना होता है और ये जर्म सेल्स जो हैं वो ये जर्म सेल्स होते हैं और इन्होंने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को लाइन करना है यानी कि उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आते हैं सर्टोलाइज सेल्स। सर्टोलाइज सेल्स ने सबसे पहले तो इनहिबिन बी को सिक्रिएट करना है। इनहिबिन बी ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करना है। उसके अलावा इन्होंने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रिएट करना है। इसको हम कहते हैं ABP। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को जब इन्होंने सिक्रिएट करना है तो उन्होंने लोकल लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन रखना है। इसके अलावा सर्टोलाइज सेल्स ने ही मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर को भी प्रोड्यूस करना होता है और इसके अलावा सर्टोलाइज सेल्स के ही दरमियान में एक टाइट जंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड टेस्टिस बैरियर बन जाता है। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर जो है ये गैमेट्स को ऑटोम्यून अटैक से प्रोटेक्ट करता है। सपोर्ट एंड नॉरिश डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ इन्होंने ही सपोर्ट और नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करना है। लेकिन सर्टोलाइज सेल्स जो हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सर्टोलाइज सेल्स ये भी ऐसे से बनता है, सेंसिटिव भी ऐसे बनता है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। डिक्रीज इन स्पर्म प्रोडक्शन एंड द इनहिबिन बी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो स्पर्म प्रोडक्शन और इनहिबिन बी की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। इन्होंने भी सर्टोलाइज सेल्स में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को लाइन करना होता है। ये नॉन जर्म सेल्स हैं। इन्होंने टेस्टोस्टेरोन एंड दी एंड्रोस्टेनिडियोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना है वाया दी एरोमाटेज। ठीक है, इन्होंने टेस्टोस्टेरोन को और एंड्रोस्टेनिडियोन को कन्वर्ट करना है टू एस्ट्रोजेंस वाया एरोमाटेज। सर्टोलाइज सेल्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। They line the seminiferous tubules. They support the sperm synthesis and they inhibit the FSH। इन सारों में ऐसा आता है। होमोलॉग ऑफ द फीमेल ग्रैनुलोसा सेल्स, ये चीज़ MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्टोलाइज सेल्स फीमेल के ग्रैनुलोसा सेल्स के होमोलॉग हैं यानी कि इनका फंक्शन जो मेल में है वो बिल्कुल वैसे है जैसे फीमेल ग्रैनुलोसा सेल्स का फीमेल में है। इंक्रीज टेम्परेचर सीन इन द वेरिकोसील एंड द क्रिप्टोर्किडिज्म। तो इन दो कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसका मतलब कि इन दो कंडीशन में स्पर्म प्रोडक्शन और इनहिबिन बी की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। इसके बाद आता है लैडिक सेल्स। लैडिक सेल्स का सारा काम टेस्टोस्टेरोन से रेलिवेंट है। इन्होंने टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस होगी उस टाइम पे लैडिक सेल्स ने टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करना है। लैडिक सेल्स भी एल से है और LH भी एल से है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जैसे सर्टोलाइज सेल टेम्परेचर सेंसिटिव थे, लैडिक सेल्स की ये जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है ये बिल्कुल भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी। उसके बाद इनकी लोकेशन को देखते हैं तो ये इंटरस्टिशियम में है, ये एंडोक्राइन सेल्स में है। एंडोक्राइन सेल्स एंड होमोलॉग ऑफ द फीमेल थीका इंटरना सेल्स। तो ये जो सर्टोलाइज सेल्स है और स्पर्मेटोगोनिया थे ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को लाइन अप कर रहे थे, जबकि लैडिक सेल्स जो हैं वो इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होंगे और ये एक एंडोक्राइन सेल्स हैं, जबकि सर्टोलाइज सेल्स नॉन जर्म सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया एक वैसे ही एक जर्म सेल्स है। और सर्टोलाइज सेल्स फीमेल ग्रैनुलोसा सेल्स के होमोलॉग थे, लैडिक सेल्स फीमेल थीका इंटरना सेल्स के होमोलॉग्स हैं। इसके बाद हम इस डायग्राम को देखते हैं।
तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में से जो है वो रिलीज होता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऐड करना है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने जो है वो लैडिक सेल्स पे एक्ट करना है और लैडिक सेल्स ने फिर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करना है और टेस्टोस्टेरोन ने फिर कैपिलरी पे एक्ट करना है और एक इसने ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करना है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जो है वो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को फैसिलिटेट करना होता है। सर्टोलाइज सेल्स को इसने एक्टिवेट करना है। सर्टोलाइज सेल्स ने फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को फैसिलिटेट करना होता है। इसने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सेक्रेट करना है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या करना है, इसने जो है वो लोकल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करना है। और एक सेंट्रलाइज सेल्स ने यहाँ पे इनहिबिन बी को भी सेक्रेट करना है। इनहिबिन बी ने फिर एफएसएच को जो है वो इनहिबिट कर देना है। इनहिबिन बी ने एफएसएच को इनहिबिट करना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को शो किया हुआ है। सबसे पहले जो बिल्कुल सरफेस के करीब है वो स्पर्मेटोगोनियम है, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स हैं, फिर उससे शॉर्ट जो हैं वो स्पर्मेटिड्स हैं और सबसे जो छोटे हैं और जिनकी टेल्स भी हैं वो स्पर्मेटोजोन्स हैं। इसके अलावा इनकी हिस्टोलॉजी भी शो की हुई है। हिस्टोलॉजी में देखें तो इस तरह जो सरफेस के सबसे करीब है वो स्पर्मेटोगोनिया हैं, उसके बाद जो आ रही है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं और स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज्ड हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वो हैं जो राउंड भी हैं और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा पर्पल कलर जिनका क्लियर पर्पल कलर है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। दरमियान में इनके एक वाइट सा कलर है जो कि ल्यूमन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को शो कर रहा है। सर्टोलाइज सेल्स यहाँ पे लेस प्रोमिनेंट है, लाइट पर्पल हैं और ब्लरी से हैं, तो ये सर्टोलाइज सेल्स हैं। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बिल्कुल बाहर यानी कि इंटरस्टिशियम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो लैटिक सेल्स हैं। तो ये सारी हिस्टोलॉजी जो है वो यहाँ से हमें पता चल गई। इसके बाद हम देखते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी को। तो इसमें हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट पुबर्टी विद स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो पुबर्टी में स्टार्ट होती है, उससे पहले जो बना होता है वो पहले से जो बना होता है स्पर्मेटोगोनिया है। फुल डेवलपमेंट टेक्स 2 मंथ्स। इसको स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनाने में 2 मंथ्स लगते हैं। अकर्स इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये सारी की सारी स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही है। प्रोड्यूसेस स्पर्मेटिड्स दैट अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस। सबसे पहले इसने स्पर्मेटिड्स को बनाना है, फिर स्पर्मेटिड्स की स्पर्मियोजेनेसिस होगी, विच इज़ द लॉस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का लॉस होता है और एक्रोसोमल कैप की एडिशन होती है टू फॉर्म द मेच्योर स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद जो बनता है वो मेच्योर स्पर्मेटोजोआ होता है। गोनियम इज गोइंग टू बी अ स्पर्म एंड द जोन इज जूमिंग टू एग। टेल मोबिलिटी इज इम्पेयर्ड। जो टेल मोबिलिटी है वो इम्पेयर्ड होती है सिलरी डिस्काइनेसिया में। इसको हम कार्टाजिनर सिंड्रोम भी कहते हैं, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही होती है। लेकिन जो टेल मोबिलिटी है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में वास्ट डिफरेंस का एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंट वास्ट डिफरेंस विच लीड्स टू इनफर्टिलिटी। तो ये चीज़ भी हमसे क्यों पूछ सकते हैं कि पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस है और उसमें इनफर्टिलिटी है तो उसके रीज़न क्या है। उसके रीज़न टेल मोबिलिटी का इम्पेयर्ड होना नहीं है बल्कि उसमें वास्ट डिफरेंस का एब्सेंट होना रीज़न है। जबकि सिलरी डिस्काइनेसिया और कार्टाजिनर सिंड्रोम में टेल मोबिलिटी का इम्पेयर्ड होना ही इनफर्टिलिटी के रीज़न है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम को। तो स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉइड है यानी 2N और 2C। तो N का मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लॉइडी, यानी कि सेल जो है वो हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड सेल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जबकि डिप्लॉइड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हैं। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्पर्मेटोगोनियम जो कि एक डिप्लॉइड है। ये 2N और 2C यानी कि ये डिप्लॉइड है तो इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और 2C तो इसमें ये 2C जो है नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जो हैं वो इसमें हमें देखने होंगे। तो ये जो 2C और 4C जहाँ पे भी ये C लिखा हुआ है ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन मैंने इसकी एक अपने से एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है जो मैं आपको आगे शो करती हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हम अभी देखेंगे वो ये है कि सेल जो है वो डिप्लॉयड है या फिर वो हैप्लॉयड है। तो हम सिर्फ 2n वाली चीज़ को और n वाली हैप्लॉयडी यानी कि डिप्लॉयडी को डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे 46 सिंगल क्रोमोसोम्स हैं। तो ये है हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम जो कि डिप्लॉयड है, इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद आता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर जो है ये सर्टोलाइज सेल्स ने बनाया होता है, ये एक टाइट जंक्शन है। तो उसके बाद जो है इससे स्पर्मेटोगोनियम की रेप्लिकेशन होगी और रेप्लिकेशन का मतलब है कि अब ये 46 सिंगल क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे, यानी कि हर क्रोमोसोम जो है वो अब डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, रेप्लिकेशन होगी और ये रेप्लिकेशन इंटरफेस में होगी। तो जब ये इंटरफेस के दौरान जो है वो रेप्लिकेशन होगी तो 92 सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे। ठीक है, पहले 46 सिंगल क्रोमोसोम से अब 92 सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे और ये 2n और 4c है। डिप्लॉयड ये भी है क्योंकि ये भी 2n है, जो भी 2n होगा वो डिप्लॉयड होगा। इसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं लेकिन इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स 92 हैं। तो इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉइड है। तो इसमें अगर ये हैप्लॉइड है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तब हम करते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिजियोलॉजी वाला सेक्शन। तो इसमें है द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो पुबर्टी में स्टार्ट होती है। फुल डेवलपमेंट जो है वो इसकी यानी कि स्पर्मेटोगोनियम से लेकर स्पर्मेटिड्स तक जो इसकी फुल डेवलपमेंट है वो 2 मंथ्स के प्रोसीजर में होती है। इट अकर्स इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होगा। प्रोड्यूसेस स्पर्मेटिड्स एट अंडरगो। स्पर्मेटिड्स के बाद एक और प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में जो है वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स का लॉस हो जाता है और एक्रोसोमल कैप की एडिशन हो जाती है। तो उसके बाद एक मेच्योर स्पर्मेटोजोआ जो है वो बनता है। उसके बाद यहाँ पे है द टेल मोबिलिटी इज इम्पेयर्ड इन द सिलरी डिस्काइनेसिया। तो जो टेल मोबिलिटी है वो सिलरी डिस्काइनेसिया में इम्पेयर्ड होगी और इसको हम कार्टिजिनस सिंड्रोम भी कहते हैं। ये बनेगी रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी इन द सिलरी डिस्काइनेसिया ऑफ द कार्टिजिनस सिंड्रोम। जबकि टेल मोबिलिटी जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में वास्ट डिफरेंस की एब्सेंस हो जाती है जो कि रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी बनती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और कितने नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम है, ये डिप्लॉयड होता है यानी कि 2n होता है और 2c। तो इसके अंदर 46 सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, 46 सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, 46 इसके अंदर जो है वो क्रोमेटिड्स हैं। 2c का मतलब है कि 46 क्रोमेटिड्स और 2n का मतलब है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके बाद हमने देखा कि ब्लड टेस्टिस बैरियर जो कि सर्टोलाइज सेल्स ने बनाया होता है एक टाइट जंक्शन है। इसके बाद इनकी रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन जो है वो इंटरफेस के दौरान हो रही होती है। अब इंटर रेप्लिकेशन में जो है वो बिल्कुल डबल हो जाएगी हर चीज़। तो 46 सिंगल क्रोमोसोम जो थे वो अब 92 सिस्टर क्रोमेटिड्स बना देंगे क्योंकि 46 का डबल जो है वो 92 होता है। तो रेप्लिकेशन से हर चीज़ डबल हो गई, इस वजह से यहाँ पे 92 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। अब इसको ये भी डिप्लॉयड होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसको हम 2n और 4c कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो डबल हो गए और डिप्लॉयड है। ये डिप्लॉयड का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 46 हैं। इसके बाद जो है मियोसिस 1 हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। तो ये हैप्लॉयड होता है क्योंकि इसमें ये हैप्लॉयड है क्योंकि अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होंगे लेकिन इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स 46 होंगे। तो उसके बाद इसमें मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 में हर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो ये जो बनेंगे इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स और ये भी हैप्लॉयड होते हैं। तो इनमें सिंगल 23 सिंगल, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होंगे और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स भी 23 होंगे।
तो इस तरीके से उसके बाद जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस होगी। इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का लॉस और एक्रोसोमल कैप की एडिशन होगी, जिसकी वजह से फिर एक मैच्योर स्पर्मेटोजोन तैयार होगा। इसको ये भी हैप्लॉइड होगा और ये भी 1N और 1C होगा। इसमें जो है वो 1N और ये N और C वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे कोई इतने ठीक तरीके से समझ नहीं आया। अगर आप में से किसी को इसकी समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद हम देखते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है उसके 3 सोर्सेज हैं। एक इसमें ओवरी है, प्लेसेंटा है और एडिपोज टिश्यू है। ओवरी में ये हमें मिलता है 17 बीटा एस्ट्राटियोल की फॉर्म में, प्लेसेंटा से ये मिलता है एस्ट्रायोल की फॉर्म में और एडिपोज टिश्यू से मिलेगा एस्ट्रॉन वाया एरोमाटाइजेशन। इसकी जो पोटेंसी है वो सबसे ज़्यादा एस्ट्राटियोल की है, फिर एस्ट्रॉन की, फिर एस्ट्रायोल की। तो एस्ट्राडियोल जो है वो हमें ओवरी से मिलता है, फिर एस्ट्रॉन जो है वो हमें एडिपोज टिश्यू से मिलता है, फिर एस्ट्रायोल जो है वो हमें प्लेसेंटा से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंसी है वो ओवरी वाले की है, उसके बाद जो है वो ये एडिपोज टिश्यू की है और सबसे कम जो पोटेंसी है वो प्लेसेंटा से मिलने वाले एस्ट्रायोल की है। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन। तो इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन में है द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ब्रेस्ट एंड द फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स भी इसी ने करवाना है, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन भी इसने करवानी है और मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी भी इसी ने करवानी है। अप रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन LH एंड दी प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर्स, इसने एस्ट्रोजन LH और प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन करवानी है, जिसकी वजह से जब ये अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे तो इनकी फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगी ऑफ दी FSH एंड दी LH। उसके बाद जो LH सर्ज होती है उसमें LH के लेवल्स एकदम से बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन हो रही होती है, लेकिन उस दौरान में एस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज़ होने लगते हैं। तो जब LH सर्च होगी तो स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीजन होगी, प्रोलैक्टिन जो है वो सिक्रीट होगा। डिक्रीज प्रोलैक्टिन एक्शन ऑन ब्रेस्ट, लेकिन इस प्रोलैक्टिन का ज़्यादा एक्शन जो है वो ब्रेस्ट पे उस टाइम नहीं होगा। इसके अलावा इसने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के लेवल्स को भी ज़्यादा करना है। इसमें SHBG है, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और को इसने ज़्यादा करना है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि हार्मफुल होता है उसके लेवल्स को इसने डिक्रीज़ करना है। इसके बाद जो है इसमें हमने देखा कि प्रेगनेंसी में एस्ट्राडायोल और एस्ट्रॉन में जो है वो 50 फोल्ड इंक्रीज़ है, जबकि क्योंकि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा बनता है तो एस्ट्रायोल में 1000 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इट इज़ आल्सो द इंडिकेटर ऑफ फीटल वेल बींग। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन साइटोप्लाज्म, एस्ट्रोजन रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में एक्सप्रेस होते हैं। ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस व्हेन बाउंड बाय द एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तब ये न्यूक्लियस में जाते हैं, उससे पहले ये साइटोप्लाज्म में एक्सप्रेस होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि SHBG कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो ये SHBG जो है वो है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और इसका लेवल भी एस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा हो जाता है। HDL का लेवल भी ज़्यादा होता है, लेकिन LDL का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 सेल्स हैं, एक है ठीका सेल और एक है ग्रैनुलोसा सेल। ये जो ठीका सेल होता है इसका होमोलॉग जो है वो मेल में लैडिक सेल होता है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें शो किया था लैडिक सेल्स का होमोलॉग, हाँ फिर ठीका इंटरना सेल्स उसका होमोलॉग ये लैडिक सेल होता है, जबकि ग्रैनुलोसा सेल का होमोलॉग जो है वो इसमें फीमेल ग्रैनुलोसा सेल्स का होमोलॉग सर्टोलाई सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा फीमेल्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे सबसे अपर लेयर जो है वो ठीका सेल की है और उससे जो निचली लेयर है वो ग्रैनुलोसा सेल की है। ठीका सेल के ऊपर जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिसेप्टर लगा होता है, तो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है तो साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। साइक्लिक AMP ने फिर एक डेस्मोलेज एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देना है। डेस्मोलेज ने फिर कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोस्टेनिडियोन में कन्वर्ट कर देना है। फिर ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर ये एंड्रोस्टेनिडियोन ने आ जाना है और फिर एंड्रोस्टेनिडियोन ने एस्ट्रॉन में कन्वर्ट होना है विद द हेल्प ऑफ एरोमाटेज, लेकिन ये एरोमाटेज जो है ये एक्टिवेट होएगा बाय द साइक्लिक AMP और वो साइक्लिक AMP हमें तब मिलेगा जब FSH आगे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तब साइक्लिक AMP हमें मिलेगा जो एरोमाटेज को एक्टिवेट करेगा और एंड्रोसिनिडियोन को एस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेगा। तो एस्ट्रॉन जो है वो एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट होगा और ये अल्टरनेटिवली दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे।
एस्ट्राडायोल से फिर हमें एस्ट्रोजन मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट इसका प्रोसीजर हो रहा है। तो उसके बाद आते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का सोर्स है कॉर्पस लूटियम, प्लेसेंटा, एटेनल कॉर्टेक्स और टेस्टिस। इन 4 जगहों से जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन हमें मिल सकता है। इसमें कॉर्पस लूटियम है, एक इसमें प्लेसेंटा है, एक एटेनल कॉर्टेक्स है और एक इसमें टेस्टिस है। फॉल इन दी एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्ट्रॉन आफ्टर डिलीवरी डिसइनहिबिट्स प्रोलैक्टिन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो हैं वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, लेकिन जब डिलीवरी के बाद इनका लेवल फॉल हो जाता है तो ये प्रोलैक्टिन को डिसइनहिबिट यानी कि मज़ीद इनहिबिट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन बहुत ही ज़्यादा सक्रिएट होता है और लैक्टेशन होती है। इंक्रीज प्रोजेस्ट्रॉन इज़ इंडिकेटिव ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के वक्त प्रोजेस्ट्रॉन की कंसनट्रेशन बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। प्रोजेस्ट्रॉन इज़ प्रोजेस्टेशन, प्रोलैक्टिन इज़ प्रोलैक्टेशन। तो प्रोजेस्टेशन यानी ओवुलेशन के वक्त जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा होगा और प्रोलैक्टिन जो है वो लैक्टेशन के वक्त प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा। प्रोलैक्टेशन यानी कि इसने लैक्टेशन करवानी है और प्रोजेस्ट्रॉन ने गेस्टेशन करवानी होती है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है। ओवुलेशन के वक्त भी प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल इंक्रीज होता है। तो इसके सोर्सेज के बाद आता है इसका फंक्शन। ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज इट प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ल्यूटियल फेज के दौरान इसने जो है वो यूट्रस को प्रिपेयर करना है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। इस प्रिपरेशन में इसने क्या कुछ करना है। अब सबसे पहले तो इसने स्टिमुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सेक्रीजन्स एंड द स्पाइरल आर्टरी डेवलपमेंट। इसने एंडोमेट्रियल के ग्लैंडुलर सेक्रीजन्स करवानी है और इसने स्पाइरल आर्टरी की डेवलपमेंट करवानी है। प्रोडक्शन ऑफ थिक सर्वाइकल म्यूकस, इसने सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देना है। इनहिबिट्स स्पर्म एंट्री इनटू यूट्रस, जिसकी वजह से स्पर्म एंट्री इनटू यूट्रस इनहिबिट्स होगी। प्रिवेंशन ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया, इसने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया की प्रिवेंशन करवानी है और इसने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। इसने एस्ट्रोजन रिसेप्टर एक्सप्रेशन को डिक्रीज़ करना है और ग्रांडोट्रोपिन्स की सिक्रीजन्स को भी इसने डिक्रीज़ करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब इसने प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना है। एक तो इसने एंडोमेट्रियल लाइनिंग और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना है। डिक्रीज इन मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी, सो डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। उसके बाद इसने मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ करना है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी और इसने प्रोलैक्टिन के एक्शन ऑन ब्रेस्ट को भी डिक्रीज़ करना है। उसके बाद आती है oogenesis। oogenesis प्राइमरी oocytes begin meiosis 1 during fetal life and complete meiosis 1 just prior to ovulation। तो प्राइमरी oocytes जो हैं वो meiosis 1 को फीटल लाइफ के दौरान ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो इस meiosis 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन। ओवुलेशन से जस्ट कुछ वक्त पहले जो है वो इसको meiosis 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। meiosis 1 इज़ अरेस्टेड इन प्रोफेज, उससे पहले वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहेंगे फॉर ईयर्स अनटिल ओवुलेशन, जब तक कि ओवुलेशन नहीं हो जाती। तो प्राइमरी oocytes जो है वो बहुत ही सालों तक जो है वो प्रोफेज ऑफ meiosis 1 में अरेस्ट रहेंगे और जैसे ही ओवुलेशन होगी उस वक़्त ये रिलीज़ हो जाएंगे उसके और तब इनके meiosis 1 जो है वो कंप्लीट होगी। meiosis 2 इज़ अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 अंटिल फर्टिलाइजेशन। फिर meiosis 2 जो है वो मेटाफेज 2 पे अरेस्ट रहेगी तब तक जबकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती और ये सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में इस तरह अरेस्ट रहेगी। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर विद इन 1 डे, अगर एक दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन ना हुई तो सेकेंडरी oocyte डीजनरेट्स, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। अब इसमें oogenesis में और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो पुबर्टी में स्टार्ट हो रही थी, उससे पहले सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट थे, जबकि oogenesis में जो है वो प्राइमरी oocytes तक का प्रोसीजर जो है वो पुबर्टी से पहले ही कंप्लीट हो चुका था और वो meiosis 1 के प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद ओवुलेशन हुई तो वहाँ से meiosis 2 हुई और meiosis 2 जो है वो मेटाफेज 2 पे अरेस्ट रहेगी यहाँ तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ओगोनियम है सबसे पहले जो कि डिप्लॉयड है, जैसे स्पर्मेटोगोनियम था तो ये भी डिप्लॉयड है, 2N और 2C है, तो इसमें 46 सिंगल क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड था, ये 2N और 4C, तो इसमें 92 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं।
उसके बाद ये अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 अंटिल ओवुलेशन है। उसके बाद सेकेंडरी oocytes हैं, हैप्लॉइड है, जैसे वहाँ पे हैप्लॉइड था, ये 1N और 2C है, तो इसमें 46 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन इसमें एक पॉलर बॉडी है, उसमें दो बन रहे थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सिस्टर क्रोमेटिड बनेगा और दूसरी पॉलर बॉडी बनेगी। कैन डीजनरेट टू गिव राइज टू द टू पॉलर बॉडीज़। ये पॉलर बॉडी जो है ये डीजनरेट भी हो सकती है और दो और मज़ीद पॉलर बॉडीज़ को गिव राइज भी कर सकती है। उसके बाद ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है 46 सिस्टर क्रोमेटिड वाला सेकेंडरी oocyte जो है, जो कि हैप्लॉइड है, ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट रहेगा एंटी फर्टिलाइजेशन। तो उसके बाद ये बनता है ओवम, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है 1N और 1C। इसमें 23 सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, बाकी तीनों के तीनों साथ पोलर बॉडीज़ हैं। दो पोलर बॉडीज़ तो 1 पोलर बॉडी से बनी है और एक पोलर बॉडी जो है वो ओवम के साथ बनती है और एक पोलर बॉडी जो है वो सेकेंडरी oocyte के साथ बनी थी। ये भी अक्सर MCQs में आ सकता है कि ओवम के साथ कितनी पोलर बॉडीज़ बनती हैं। तो जो इसके साथ बनती है वो 3 पोलर बॉडीज़ हैं, लेकिन इनमें से एक दो जो हैं वो पोलर बॉडी से ही बन रही हैं और एक जो है वो सेकेंडरी oocyte से बन रही हैं। सेकेंडरी oocyte के साथ कितनी पोलर बॉडीज़ बनती हैं? एक पोलर बॉडी बनती है। तो ये क्वेश्चंस भी MCQs में आ सकता है। उसके बाद आता है ओवुलेशन। दिस इज़ अ फॉलिकुलर रप्चर। तो जब फॉलिकल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाता है एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन की वजह से, तो फिर एक स्टेज आता है कि वो ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है, वो बहुत मेच्योर फॉलिकल होता है, तो उसका रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte उसके अंदर से रिलीज़ हो जाता है। इट इज़ कॉज बाय द सडन LH रिलीज़। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सडन रिलीज़ की वजह से होता है, जैसे हम कहते हैं LH सर्ज, और ये मिड साइकिल में होता है, 14th डे ऑफ साइकिल पर होता है, और अगर 28 डेज़ का साइकिल हो। एस्ट्रोजन नॉर्मली इनहिबिट्स LH रिलीज़। एस्ट्रोजन जो है वो इसको नॉर्मली इसको इनहिबिट करता है, बट हाई एस्ट्रोजन एट द मिड साइकिल ट्रांसिएंटली स्टिमुलेट्स LH रिलीज़। एस्ट्रोजन ने नॉर्मली तो LH को रिलीज़ को इनहिबिट करना होता है, लेकिन अगर एस्ट्रोजन बहुत ही ज़्यादा देर तक हाई रहेगा तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही LH रिलीज़ को स्टिमुलेट कर देता है, तो LH सर्ज होगी और फिर ओवुलेशन होगी। एक टर्म है यहाँ पे मिडल मर्स, इसे कहते हैं मिडल हार्ट्स पेन विद ओवुलेशन है। ये वो पेन है जो ओवुलेशन के साथ होगी। एसोसिएटेड विद द पेरिटोनियल इरिटेशन है, इसमें पेरिटोनियल इरिटेशन हो रही होती है जिसकी वजह से ये पेन हो रही होती है। फ्रॉम नॉर्मल ब्लीडिंग अपॉन फॉलिकुलर रप्चर है, फॉलिकुलर रप्चर की वजह से एक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से पेरिटोनियल इरिटेशन होती है और फिर ये पेन हो रही होती है। टिपिकली यूनिलेटरल एंड माइल्ड है, ये यूनिलेटरल और माइल्ड होती है, बट इट कैन मिमिक एक्यूट अपेंडिसाइटिस, यानी कि इतनी सिवियर भी हो सकती है जैसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस की पेन होती है। इसके बाद आता है द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसमें सबसे पहले है द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कैन फ्लक्चुएट इन लेंथ। फॉलिकुलर फेज की लेंथ वेरिएबल हो सकती है। फॉलिकुलर ग्रोथ इज फास्टेस्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में ये होता है कि प्रोलिफरेशन हो रही होती है, फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो इनकी जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ फॉलिकुलर फेज। ल्यूटियल फेज इज़ अ फिक्स 14 डेज। ल्यूटियल फेज जो है वो 14 डेज़ का ही रहता है, फिक्स होता है। आफ्टर विच मेंस्ट्रुएशन अकर, जिसके बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन करवानी है। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम टू सपोर्ट इम्प्लांटेशन, और प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है। इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन देयर इज़ अ डिक्रीज इन फर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फेसेस ऑफ ओवेरियन साइकिल। तो सबसे पहले इसमें देखा कि हाइपोथैलेमस था और यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट हुआ, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट हुए। तो हमने देखा कि जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका लेवल जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जिस टाइम ओवुलेशन होगी उस टाइम इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, उसके बाद इसका लेवल फिर से ल्यूटियल फेज में डिक्रीज़ होने लगेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ही ओवुलेशन होगी इसकी एकदम से लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और फिर ल्यूटियल फेज में इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं LH सर्ज, और ये ओवुलेशन के दौरान हो रही होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं ये डेवलपिंग फॉलिकल्स बनते हैं। इन डेवलपिंग फॉलिकल से हमें एस्ट्रोजन सेक्रेट होता है। इस एस्ट्रोजन का लेवल फिर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता चला जाता है। ओवुलेशन से पर कुछ देर पहले इसका लेवल जो है वो डिक्रीज होने लगता है, और जबकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ओवुलेशन के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है।
तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है फॉर द इम्प्लांटेशन, जबकि एस्ट्रोजन ने जो है वो एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन करवानी है। यानी जिस टाइम पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं उस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। इसके बाद हमने देखा कि एक जब ओवुलेशन हो जाती है, सेक्रेटरी oocyte रिलीज़ हो जाता है, तो वो जो येलोइश स्ट्रक्चर होता है जो बाकी पीछे बच जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कॉर्पस लूटियम, और इसी की वजह से प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीजन हो रही होती है। इसी वजह से जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ होता है और ऐसे तो ये भी लेवल डिक्रीज होने लगता है जब कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डीजनरेट हो जाता है। इसके बाद हमने देखा है कि फेसेस ऑफ यूट्राइन साइकिल, तो इसमें जो है वो एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम को यहाँ पे सबसे पहले मेंसेस शो किया हुआ है। तो उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेस है, तो इसमें एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन हो रही है। उसके बाद इसकी ओवुलेशन है। फिर सेक्रेटरी फेस में इसकी मज़ीद थिकनेस इंक्रीज़ हो गई है और उसके बाद मेंसेस में इसकी डीजनरेशन हो रही है। तो जब हम यूट्राइन फेस की बात करें तो उसमें प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी फेस आता है, और अगर हम ओवेरियन फेसेस की बात करें तो उसमें फॉलिकुलर फेस और ल्यूटियल फेस आता है। तो ल्यूटियल फेस जो है वो सेक्रेटरी फेस को एक तरह से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, जबकि फॉलिकुलर फेस जो है वो प्रोलिफरेटिव फेस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। यानी कि जिस टाइम पे फॉलिकुलर फेस यानी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही होगी उस टाइम पे एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन हो रही होगी, और जिस टाइम पे ल्यूटियल फेस यानी कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट हो रहा होगा उस टाइम पे यूट्राइन साइकिल के सेक्रेटरी फेस चल रहा होगा। ठीक है, सेक्रेटरी फेस उस टाइम पे चल रहा होगा। तो हम उसके बाद हमने देखा कि अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये है पेज 657। तो हमने जो है वो पेज 656 तक कवर कर लिया है और इसके बाद से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।